तो आज की स्त्री सिर्फ कहानियों में नहीं है, वो कहानी भी है और कहानीकार भी। चाहे बात देह की हो, भाषा की, स्त्री अब अपनी नज़र से दुनिया को देख रही है। वो ना सिर्फ जगह मांग रही है, बल्कि अपने लिए अपने मंच भी खुद तैयार कर रही है। तो आइए जानें आज की स्त्री कैसे अपनी बात कह रही है, अपने शब्दों में, अपनी आवाज़ में। हमारे साथ एक बेहद ही खास पैनल, जेएनयू में प्रोफेसर गरिमा श्रीवास्तव, जो स्त्रीवादी चिंतक हैं, कथाकार हैं, प्रोफेसर अनामिका, कवि और गद्यकार, स्वागत है आपका, और डॉक्टर सुधा सिंह, सीनियर प्रोफेसर और अध्यक्ष हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, साथ ही स्त्रीवादी लेखिका हैं। शुरुआत प्रोफेसर अनामिका आपसे जानना चाहूंगी कि आज की स्त्री स्पेस नहीं मांग रही है, वो अपना स्टेज सेट कर चुकी है और यही साहित्य में भी हो रहा है। स्पेस दे भी रही है। स्त्री आंदोलन की सबसे बड़ी सार्थकता यही रही है कि उसने सिर्फ अपने मुद्दे नहीं उठाए। आप 1960 से जब से आंदोलन शुरू हुआ, ये बड़े मुद्दे साथ लेके चली है, जैसा कि स्त्री का इंक्लूसिव नेचर ही होता है। शुरू में लिबरल फेमिनिस्टों के साथ निशस्त्रीकरण का मुद्दा था, रेडिकल फेमिनिस्टों के साथ अश्वेत मुद्दा था, नेग्रिट्यूड का मुद्दा था, बाद में सामाजिक न्याय का मुद्दा था, सोशल फेमिनिस्ट के यहाँ। अभी हमारे यहाँ मार्केट फंडामेंटलिज्म और पर्यावरण का मुद्दा साथ चल रहा है। तो ये जो औरत का स्वभाव है कि सखियों की तरह वो एक गलबहियाँ डाल देती है अपने विपक्षी के लिए भी, उसके पास संवाद है और एक ऐसी देह है जो शोषण का प्राइम साइट होते हुए भी मुस्कुराती है और धीरज रखती है और चाहती है कि सामने वाले में भी वो धीरोदात्तता पैदा हो। स्त्री पुरुष नहीं बनना चाहती, लेकिन पुरुष को एक साथी पुरुष बनाना चाहती है। वो भेदभाव की संरचनाएं ढाना चाहती है और पुरुष को चाहती है कि वो माँ की निगाह से पूरी धरती को देखे। तो ये है स्त्री जो धीरज रखती है और प्रश्न उठाती है संवाद की भाषा में। बिल्कुल। साहित्य जो है अनामिका जी, समाज का आईना है। ऐसे मैं दूसरे पैनलिस्ट को भी इसमें लाना चाहूँगी। साहित्य समाज का आईना है, और जब एक स्त्री, जब एक लेखिका अपने देह के बारे में लिखती है, तो क्या वो रियल होती है या फिर उसे रिबेल माना जाता है? जी, साहित्य समाज का आईना है, लेकिन साथ ही साथ साहित्य समाज को बदलने वाला औजार भी है। स्त्रियों ने जब लिखना शुरू किया तो समाज को आईना दिखाने के लिए नहीं, अपने दुख, दर्द, तकलीफ़, तमाम चीज़ों को व्यक्त करने के लिए लिखना शुरू किया। लेकिन ये दिगर बात है कि जब स्त्री लिखती है तो समाज की आलोचना उसमें स्वमेव होती है। समाज को छोड़कर स्त्री न कभी चली थी, न चली है, न चलेगी, क्योंकि स्त्री जिस तरह से समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार को बांध के रखती है और वहाँ तमाम तरह के संबंधों और संबंधों में तालमेल, सहमेल, सामंजस्य, अंतर्द्वंद, बहुत सारी चीज़ें, जितनी अंतर्क्रियाएं बाहरी परिवेश में हो सकती है, वो सब कुछ परिवार के भीतर संयोजन में होता है, जो स्त्री को करना पड़ता है। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ कि स्वयं स्त्रियाँ अपने को किस तरह से रखती रहीं और रखने के बावजूद क्या वे उन स्थितियों को स्वीकार भी उसी तरह से करती रहीं, ये सवाल है। यानी स्त्री को परिवार के भीतर भी, समाज के भीतर भी जिस तरह से देखा गया, देखना दो तरह से होता है। एक तरीका ये होता है कि हम स्वयं को कैसे देख रहे हैं, दूसरा तरीका ये होता है कि बाहरी जो परिवेश है, बाहर के जो अन्य लोग हैं जो मुझसे अलग हैं, वे हमें कैसे देख रहे हैं। स्त्रियों ने स्वयं को कभी देह के रूप में नहीं देखा। स्त्री देह के साथ मन भी है। देह और आत्मा स्त्री के लिए दो अलग चीज़ नहीं है। लेकिन पुरुषों ने और पितृसत्तात्मक समाज ने, इस व्यवस्था ने स्त्री की देह और आत्मा को अलग अलग करके देखा। आप देखेंगे कि ये देखना केवल पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था द्वारा कुछ विचारवान लोगों के जरिए नहीं हुआ, बल्कि तमाम संस्थाओं के जरिए हुआ, एस्टैब्लिश किया गया कि आप स्त्री को कैसे देखें। अगर किसी अन्य भूमिका में स्त्री को देखते हैं, मसलन मैं एक उदाहरण देती हूँ, जैसे
अगर कोई स्त्री सुंदर है, देह के जरिए अगर वो कुछ उपार्जन करती है, देह व्यापार भी करती है, तो कैसे हिंदी फिल्मों ने उसको कैसे दिखाया कि उसकी आत्मा तो मलिन नहीं हुई, उसकी देह मलिन, यानी देह और आत्मा क्या दो अलग चीज़ है। ये जो एक व्यवस्था, जो इस आध्यात्मिक व्याख्या इस तरह से की गई स्त्री के संबंध में, तमाम चीज़ों को फिलोसॉफिकल तरीके से लाया गया कि सेल्फ क्या है, सेल्फ सिर्फ आत्मा है और जो बाह्य है देह, उसकी जो देह है वह उसकी आत्मा से परे होती नहीं। जब स्त्री की देह घायल होती है या उसके देह पर कोई हमला या किसी भी तरह की टीका टिप्पणी की जाती है तो उसकी आत्मा को भी चोट पहुंचती है। इसी अर्थ में स्त्री देह, आत्मा और विचार तीनों है, केवल देह नहीं है। सब और इस तरह से चलते हैं, बिल्कुल जैसे कभी भी मैं एक सवाल आपसे और पूरी सभा से पूछना चाहती हूँ कि कभी जब हम बात करते हैं पुरुष लेखक की देह पर तो नहीं बात करते, स्त्री लेखिकाओं के लिए ये सवाल, देह का सवाल क्यों बार बार खड़ा होता है? पुरुष लेखकों के डिबेट और डिस्कशन में तो देह की बात नहीं आती। हम देह नहीं हैं। चलिए, यहाँ पे लाइव ऑडियंस है, आपने जो सवाल उठाया उनसे जवाब भी ले लेते हैं। बताइए, क्या पुरुष लेखक के बारे में जब चर्चा होती है, उनसे बातचीत होती है, तो ये सवाल उठता है, नहीं उठता है? तो जवाब देना चाहेगा? नहीं, आप ठीक कह रही हैं, ये बात तो नहीं उठती है, लेकिन नारी बहुत ही सशक्त चीज़ है। अगर मैं दो लाइन में कहना चाहूँ तो कभी परीक्षा अग्नि की दी, कभी चौशर पर हारी, कभी परीक्षा अग्नि की दी, कभी चौशर पर हारी, जन्म से पहले दुश्मन घर में, बाद शत्रु दुनिया सारी, कांटे भरी है राह है तेरी, फिर भी हिम्मत कभी ना हारी, शीश झुकाता हूँ मैं तुमको, हो सदा जय जयकार तुम्हारी, जय हो नारी, जय हो नारी, जय हो। आपकी भावना की मैं कद्र करती हूँ। तथ्यात्मक बातें और तथ्यात्मक चीज़ें इससे अलग है, भावना अलग है। हम एक अच्छे भाव से स्त्री को, उसकी पूरी अस्मिता को, उसके व्यक्तित्व को देखते हैं और ऐसा नहीं है कि सभी समाज में सभी लोग स्त्री से अलग, जिनकी इयत्ता है, सत्ता है, वे स्त्री को इसी भाव से देखते हैं। नहीं, कुछ ऐसे सहयोगी सहचर पुरुष भी हैं जिनके बिना हमारी जो बातें हैं शायद अब हम जितने मुखर होकर बोल पा रही हैं न बोल पाती। सबसे पहले उन्हीं लोगों ने लिखा, इन विषयों को उठाया। तो सहमत हूँ मैं आपसे, लेकिन सच्चाई इससे दूर पड़ती है। एक फैक्ट चेक भी मुझे करना है प्रोफेसर गरिमा। ये बताइए कि स्त्री लेखन हैज़ अराइव्ड या फिर अभी भी स्त्री लेखन को एक तरह से इमोशनल कहकर अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है? क्योंकि अगर ये रिएक्शन है तो माना जाएगा कि दे हैव अराइव्ड और दे आर ऑलरेडी देयर। सबसे पहले एनडीटीवी की पूरी टीम और आप सभी दर्शकों और श्रोताओं का आभार। मुझे ये लगता है सिक्ता जी के सवाल के साथ साथ कि स्त्री देह जितनी निशाने पर अब है उतनी पहले कभी नहीं थी। स्त्री पर दायित्वों का बोझ कई गुना पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। हमें ये समझने की ज़रूरत है। स्त्री का दायित्व ही नहीं बढ़ा, इसके साथ साथ पुरुष का दायित्व भी समानांतर रूप से बढ़ा है। अब सवाल ये है कि पूरे विश्व की इकोनॉमी में 33% पुरुष श्रमिक हैं और 90% से ज़्यादा आय पुरुषों को होती है, स्त्रियों को नहीं होती। इसका ये मतलब है कि असंगठित क्षेत्र में और घरेलू क्षेत्र में स्त्रियां जो कामगार हैं उनके श्रम का सही मूल्य अभी तक नहीं दिया जा रहा। दूसरी बात लेखन की, तो इस समय ने स्त्रियों को शिक्षा के जो अवसर दिए हैं उन अवसरों के फलस्वरूप, सोशल मीडिया के फलस्वरूप स्त्रियां बहुत कुछ वो लिख पा रही हैं, वो अभिव्यक्त कर पा रही हैं जो इससे पहले संभव नहीं था। शायद उनके छपने के लिए प्रकाशक नहीं थे, उनके लिखे हुए की आलोचना करने के लिए आलोचक नहीं थे। वो आलोचक अब भी बहुत कम हैं, उंगलियों पर गिने जाने वाले हैं। उनके लिए ये आसान है कि पूरे स्त्री लेखन को इमोशनल या भावुक लेखन कह करके दरकिनार कर दिया जाए।
सुजान क्लार्क की एक किताब है सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स ऑफ सेंटिमेंटलिज्म। उसमें वो कहती हैं कि भावुकता जी। या इमोशनलिज्म ये एक रणनीति के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ है, जिसको कि हम स्त्रियों में नहीं पुरुषों में भी देख सकते हैं। जब भारतेंदु कह रहे हैं कहाँ करुणानिधि केशव सोए, वो इसी भावुकता की रणनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें ये देखना पड़ेगा कि जो स्त्री लिख रही है वो अपने आप को पढ़वाने के लिए, पढ़वा ले जाने के लिए भावुकता को एक स्ट्रेटजी के रूप में इस्तेमाल कर रही है। मुझे लगता है स्त्रियां जितनी इंटेलिजेंट हैं, उनकी इंटेलिजेंस का अगर 50% भी पुरुष में आ जाए तो बहुत सुंदर एक स्वस्थ समाज हो जाए। इसलिए स्त्रियां अगर बोलेंगी तो ये पूरा समाज उलट पुलट हो जाएगा। ऐसे में ये समझना भी ज़रूरी है प्रोफेसर अनामिका कि स्त्री की भाषा है क्या। अगर ये सेशन का नाम अगर हमने रखा है देह मन और स्त्री भाषा, तो स्त्री भाषा है क्या? क्या ये बाकी भाषा से अलग है? जिसको भी ज़्यादा सुनना पड़ता है और बोलने का मौका कम मिलता है, उसके भाषिक अवचेतन में, जैसे हमारा एक अवचेतन होता है, भाषा का भी एक अवचेतन होता है। उसके अवचेतन में बहुत सारी ध्वनियाँ, अनुगूंजें, अनुत्तरित प्रश्न गूंजते रहते हैं। जैसे कुएं में कोई ध्वनि कोई गूंजती है आवाज़, तो उसके चलते भाषिक अवचेतन की इन अनुगूंजों के चलते और कुछ और भी कारण हैं सामाजिक और जैविक, जिनके चलते भाषा का बहुत व्यंजक प्रयोग स्त्रियां करती हैं। ये जो अनुगूंजें हैं, जिसको आनंदवर्धन ने ध्वनि कहा था, जो कविता का मर्म होती है साहित्य का, और जूलिया क्रिस्तेवा जिसको इंटरटेक्स्ट कहती हैं, वो लोक से आता है, शास्त्र से आता है, वो सुने हुए मीडिया से आता है, वो कहानियों से आता है, उन सब का बेधक प्रयोग। जैसे सूरदास की एक रचना है भ्रमर गीत, उसमें जैसे गोपियां बोलती हैं, ह्यूमर का, इसने स्ट्रैटेजी की बात की गरिमा जी ने, स्ट्रैटेजी की तरह ह्यूमर का प्रयोग, कि हंसते हंसते जैसे गाली भी देनी है तो गा के देना है, ठीक है, वो माइल्ड होम्योपैथिक डोज भाषा के प्रहार का, जिसको साहित्य को कांता सम्मत उपदेश कहते थे ना। और कांता सम्मत उपदेश की एक खासियत होती है कि वो आपको ऐसे मर्म पर प्रहार करती है कि आप आत्मविश्लेषण के लिए मजबूर हो जाते हैं। आपको अपनी ही आँख में अपनी छवि डोलती हुई नज़र आती है और आप स्वयं को नए ढरे सिरे से गढ़ना चाहते हैं। तो स्त्रीवाद के गर्भ से जो नए पुरुष जन्मे हैं, वो ज़्यादा धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत हुए हैं। और पहले की तरह जैसे अभी स्त्रियां हर ओर दिखती हैं हंसती हुई, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि हंसे नए जमाने का घूंघट है। आज हम हंसती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन हो सकता है हम घर से पिट के आई हूँ, हम रास्ते में कोई तरह का यौन उत्पीड़न झेल के आई हूँ, लेकिन फिर भी, और दुनिया के जितने भी क्राइम हैं, उसका प्राइम आधार, उसकी आधार भूमि स्त्री का शरीर है। वही स्त्री शरीर जो आपको जन्म देता है, जिसको जूलिया क्रिस्तेवा कहती हैं कि आनंद निर्झर हो सकता है, जो पुश एंड जॉय ऑफ लैंग्वेज। तो अवचेतन का ऐसे समझिए संक्षेप में कि आदमी, औरत की देह, उसका मन और उसकी भाषा एक ऐसे नगर के 3 मोहल्ले हैं जिनमें आवाजाही है। शरीर का उत्पीड़न हो या उसका आनंद हो, जिसको जोसुआंस कहते हैं, उसको वो मन में छनता है, मन से जो छनता है वो भाषा में छनता है। और चूंकि वह बहुत दिनों तक मैं चुप रहूंगी सिंड्रोम के चलते, नेक लड़की सिंड्रोम के चलते बाहर नहीं आता, तो वो जब छन छना के पका के बाहर आता है तो भाषा में व्यंजकता बहुत आ जाती है, लुका छिपी होती है, रूपकों का प्रयोग बहुत होता है, बहुकेंद्रीयता होती है। एक और कारण है, बहुत बड़ी बात है कि जैसे फैलोसेंट्रिक भाषा जिसको कहते हैं, शिश्न केंद्र, जैसे स्त्री यौनिकता का संबंध हमारी भाषिकता से बहुत है।
तो पुरुषों की देह में यौनिकता एक ही केंद्र पर आती है, लेकिन उस स्त्री भाषा में इसका आयाम स्त्री कई के और शरीर जी। यौनिकता माधवी लता की तरह बिल्कुल। गुच्छा गुच्छा पूरे शरीर में फैली हुई, और इसीलिए उसकी भाषा बहुकेंद्रित बहुकेंद्रित होती है, होती है, बहुआयाम और उसके होते हैं, बिल्कुल। अभिधा लक्षणा व्यंजना का बहुत सुखद संयोजन उसमें होता है, और परकाया प्रवेश लुका छिपी की कहानी वो अच्छी तरह कर लेती है। बिल्कुल। तो ये जो है, ये और स्त्री हास्य भाषा है, एक ये स्ट्रैटेजी के रूप में बिल्कुल। हास्य भी आता है उसमें। तो आज के दौर की बात हो रही डॉक्टर सिंह, तो साहित्य बदला है, साहित्य से जुड़ा शिल्प बदला है, लेखिकाएं भी नए दौर की हैं। तो इस वक्त जो लेखन हो रहा है, अब क्या लेखिकाएं अप्रूवल के लिए लिख रही हैं या फिर जो सच है वो लिख रही हैं, चाहे उसका रिएक्शन कुछ भी हो? इस सवाल का जवाब देने के पहले मैं जरा सा स्त्री भाषा पर कहना चाहूँगी। दरअसल भाषा के विकास की प्रक्रिया को अगर आप देखें तो भाषा जब बनी होगी और उस समय जिस तरह का समाज रहा होगा उसमें स्त्री की भी बराबर भागीदारी रही होगी। श्रम की एक व्यवस्था थी, उसमें स्त्री और पुरुष दोनों बराबर श्रम करते थे, और श्रम के रूप में प्राप्त अनुभवों को दर्ज करने के लिए ही भाषा का इजाद हुआ कि जिस श्रम को करते हुए या जिस अनुभव को हमने हासिल किया है उसको हमारी अगली पीढ़ी या हमारे समुदाय के अन्य लोगों तक किस तरह से बचाकर पहुंचा दिया जाए। पहले चित्र भाषा या संकेत भाषा, बहुत सारी चीज़ें विकसित हुई, लेकिन जब हम लिखित भाषा की तरफ आए तब भी आप देखिए, अपनी भाषा के व्याकरण को उठाकर देखिए। व्याकरण में कुछ चीज़ें हैं जो आपको भाषा में किस तरह के परिवर्तन घटित हुए होंगे उसकी तरफ एक संकेत देते हैं। जैसे पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्दों को आप तमाम भाषाओं में पाएंगे। एक किसी चीज़ के लिए उससे मिलती जुलती बहुत सारे संकेतक या नाम आपको मिलेगा जी। तो जाहिर है कि इन पर्यायवाची शब्दों को गढ़ने में, इन नामों को गढ़ने में स्त्रियों की भी भागीदारी रही होगी। लेकिन वो कौन सा दौर आया, कैसे आया, क्यों आया, सामाजिक परिवर्तन के क्रम में हम विकास की किस स्थिति में उन पर्यायवाचियों को धीरे धीरे जो स्त्री अनुभव से जुड़े हुए थे कैसे छोड़ते चले गए। बहुत सारे स्त्रियों के अनुभव भाषा में दर्ज ही नहीं है। जब ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि क्या स्त्री भाषा कोई अलग चीज़ है, अलग चीज़ बिल्कुल नहीं है। बस उस खोई हुई चीज़ की तलाश है जिसे भाषा से गायब कर दिया गया। उन अनुभवों को फिर से रजिस्टर करने का नाम है स्त्री भाषा, जिन अनुभवों को किसी कारण से मार्जिनलाइज्ड किया गया या बिल्कुल हाशिए पर ठेल दिया गया या प्रयोग से बाहर ही कर दिया गया। जैसे मातृत्व का एक अनुभव, स्त्री से पूछिए मातृत्व क्या होता है और उसका अनुभव क्या होता है। आप तमाम ऐसे आलेख, तमाम ऐसी कथाएं, तमाम ऐसे स्रोत आपको मिलेंगे जिसमें मातृत्व के अनुभव का महिमा मंडन है। पूत कपूत हो जाए लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती, और ऐसे ही अनेक उदाहरण, अनेक दृष्टांत कथाएं आपको मिलेंगी। लेकिन सवाल है, जब आप एक स्त्री से पूछिए कि जब वो गर्भ धारण करती है तो किस तरह की आशंकाएं उसके मन में आती, कितना डर और कितना भय उसके मन में होता है। साथ ही साथ आप आंकड़े निकाल कर देखिए, जब डॉक्टरी और चिकित्सा व्यवस्था इतनी उन्नत नहीं थी तो जो गर्भवती महिलाएं थीं, कितनी उनकी मृत्यु का प्रतिशत क्या था और आज भी क्या है। बिल्कुल। तो मातृत्व का अनुभव केवल सुखद सुमधुर नहीं है, वह डराने वाला भी है, भय भी पैदा करता है स्त्री के मन में, आशंका भी पैदा करता है। जैसे कि प्रोफेसर नामिका ने कहा, बहुआयाम है, बिल्कुल, और उसके कई फैसेट्स हैं, कई फेसेस हैं और फेसेस हैं उसकी भाषा के। इसी तरह से जैसा अभी अनामिका दी ने कहा कि सूरदास का उदाहरण दिया, लेकिन सोचना चाहिए कि लिख तो सूरदास ही रहे हैं, गोपियों की तरफ से लिख रहे हैं, लेकिन सूरदास ही लिख रहे हैं, कल्पना करके लिख रहे हैं, कोई स्त्री नहीं लिख रही, कोई स्त्री नहीं लिख रही। बिल्कुल। स्त्री जब लिखेगी तो वह कैसा लिखेगी, किस तरह का लिखेगी, ये अभी हमारी नज़र में नहीं है। कि भक्ति काल की स्त्री जब लिखती है एक ह्यूमर दिखाई देता है सूरदास के यहाँ, लेकिन मीरा के यहाँ जो तड़प, जो कसक, जो टूटन, पारिवारिक व्यवस्था की जो आलोचना, समाज की जो आलोचना और समाज को
छोड़कर बाहर जाने का जो दुस्साहस दिखाई देता है वह किसी भक्तिकाल के अन्य कवि पर में तो ऐसे नहीं दिखता। में डॉक्टर सिंह ये भी सवाल उठता है, क्योंकि हम न्यूज़ पर्सन हैं, मैं जर्नलिस्ट हूँ, इसलिए ज़रूरी है। शुरुआत में मैंने कहा कि साहित्य जो है वो समाज का आईना है। हाल फिलहाल में आप सभी ने सुना होगा एक मामला सोनम रघुवंशी का। उसकी दुविधा क्या थी उस स्त्री की? उसने अपने माता पिता को मना वो नहीं कर पाई, लेकिन उसको आसान लगा अपनी पति की हत्या करना। तो ये दुविधा जो है, वाकई क्या स्त्री स्वतंत्र हो पाई है? ये दुविधा तो दिखाई अभी भी समाज में दे रही है। देखिए, अपवाद हर समाज में है। मैं ये नहीं कहती कि सोनम रघुवंशी जैसी स्त्रियां जो कर रही हैं वो एक सामान्य दिमाग या स्वस्थ दिमाग वाली स्त्री का कृत्य है। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, किसी भी दूसरे व्यक्ति की जान लेना, उसको मौत के घाट उतार देना कहीं से भी न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता। बावजूद इसके ये देखने की बात है कि हमारा समाज कैसा है। स्त्रियां जो लिख रही हैं उनका लिखना अपने आप में राजनीति है, और वो यदि लेखन को एक्टिविज़म की तरह नहीं लेती तो लिखना सिर्फ मनोरंजन का काम हो सकता है। ये संभव है। बीच का रास्ता अपनाने का समय गुजर चुका है। जी। स्त्रियों को खुलकर सामने आना पड़ेगा, खास करके ऐसे समय में जबकि हिंसा, प्रताड़ना और शोषण के औजारों ने रूप बदल लिया है। नए नए रूपों में हिंसा और प्रताड़ना आ रही है। इस समय आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग्स के कारोबार में स्त्रियां सबसे बड़ी टूल के रूप में इस्तेमाल की जा रही हैं। जी। अब देह व्यापार परंपरागत ढंग से नहीं हो रहा। अब स्त्रियां किसी के दबाव में आकर के देह व्यापार में नहीं जा रही, बल्कि वे खुद जा रही हैं, पारिवारिक दबाव के कारण जी, जा रही जी। हैं, पैसे कमाने के लिए जा रही हैं। तो ये जो शोषण के रूप जो बदले हैं, और एक सामने जो एक दूसरा उनको बहुत सोफिस्टिकेटेड औरत के रूप में अपने आप को पेश करना है, और भीतर से उनको अपने दुखों को दबाए रखना है। बिल्कुल। और उनके साथ खूबी तो ये है कि पहले वाला संयुक्त परिवार और उसकी व्यवस्था भी मदद के तो लिए समाज सामने बदल रहा है, नहीं व्यवस्थाएं आती, बदल नहीं रही आती। हैं, तो ऐसे में स्त्री जी। भी बदल रही है। आज की स्त्री सिर्फ अपने मन की बात नहीं बोल रही, वो अपनी जुबान खुद गढ़ रही है, और जब वो कहती है तो सिर्फ शब्द नहीं बदलते, समाज भी बदल देती है वो। बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त इतना ही था, अगले पैनल के लिए अब वक्त हो चुका है, तो बहुत शुक्रिया इस मंच में शामिल होने के लिए।